दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंचा। अशोक विहार में 495, आनंद विहार में 487, बवाना में 495, द्वारका में 498 है AQI का लेवल। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 4 के तहत जारी प्रतिबंध अब लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। और राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार की समिति ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद जरूरी वस्तुएं ले जाने वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां, मध्यम और भारी माल वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। ग्रैब का स्टेज 4 लागू होने की वजह से दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षा के अलावा सभी फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं। अब ये क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। तो दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया और इसके तहत कई तरह की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का प्रवेश जारी रहेगा। CNG इलेक्ट्रिक BS4 डीजल ट्रकों पर रोक नहीं है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध है। निर्माण कार्य पर प्रतिबंध ग्रैब 3 के तहत लागू रहेंगे और सरकारी प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। दिल्ली NCR के स्कूलों में हाई स्कूल तक ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी और सरकारें, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकती हैं। यह भी फैसला लिया जा सकता है। कब लाया गया था ग्रैब का नियम, ये भी देखिए। नवंबर 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड योजना को लेकर आया था और 2016 में इसे सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति मिली थी। ग्रैब लागू करने से पहले CAQM की बैठक जरूरी है। ग्रैब लागू करते वक्त वायु गुणवत्ता को देखा जाता है। 4 चरणों में ग्रैब के नियमों को बांटा गया है। पहले चरण की बात करें, AQI अगर 201 से 300 है तो इसे खराब श्रेणी में माना गया है। दूसरा लेवल होगा AQI 301 से 400, जिसे बहुत खराब श्रेणी का माना जाता है। तीसरा चरण है AQI जब 401 से 450 के बीच हो, इसे गंभीर स्थिति का वायु प्रदूषण माना जाता है। और चौथा चरण है AQI 450 से अधिक, जो इस वक्त दिल्ली में है और इसी वजह से ग्रैब 4 को लागू किया गया है। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, साथ ही हमारे सहयोगी सुमंत भी दिल्ली से जुड़े हुए। शालिनी के पास सबसे पहले चलेंगे। शालिनी, जिस तरह की पाबंदियां आज 8 बजे से लागू की गई हैं दिल्ली में, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको गाड़ियों के आने जाने में? कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और उसका क्या असर दिल्ली में? बिल्कुल रवि, मैं बताऊं कि आज सुबह 8 बजे से जो है वो ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। तस्वीरें देखते रहे, उसके साथ ही हम बात करेंगे। मैं इंडिया गेट से हूं और यहाँ पर देखिएगा तस्वीरों में इंडिया गेट कहीं नज़र भी आ रहा है या नहीं, तो पूरी तरह से इंडिया गेट गायब है। क्योंकि आज जो मैं बात करूँ एयर पोल्यूशन की, तो अभी फ़िलहाल 484 पहुँच चुका है। सुबह 8 बजे और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, इसीलिए सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा होता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इंडिया गेट पर भी बहुत ना के बराबर लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब फिलहाल लोगों के बीच भी ये बात जा चुकी है कि दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक नहीं रही है। फिलहाल आज की अगर मैं बात करूँ आज की तो और अगर मैं सड़कों पर बात करती हूँ तो फिलहाल गाड़ियाँ भी कम हैं और आज की पाबंदियाँ जो हैं वो सख्ती से अगर लागू होती हैं तो इसका कुछ असर जो है 2-3 दिनों के पर ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ये हालात जो बने हुए हैं फिलहाल, अगर इसमें भी कोई सुधार नहीं होता है तो फिर आने वाले समय में ऑड इवन भी आ सकता है। क्योंकि दिल्ली में पहले से ही अगर मैं बात करूँ स्टेज 3 की, तो उसमें ही कहा गया था कि पार्किंग चार्जेस जो हैं वो बढ़ाए जाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें, निजी वाहन कम से कम सड़कों पर लेकर आएँ।
लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से भी इस तरह की कोई पहल नहीं की। तो फिलहाल गाड़ियां सड़कों पर पूरी क्षमता के साथ दिख रही थी, लेकिन फिलहाल आज की अगर बात करें तो जिस तरह का आज ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको देखते हुए लोग आज कम निकल रहे हैं, क्योंकि पहले से ही मौसम बहुत खराब है। बिल्कुल शालिनी, देखिए शालिनी, बात तो यही है कि इन सारे सुझावों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं अभी होती हैं जब प्रदूषण अपने गंभीर रूप से अपने लेवल पर पहुंच जाता है। आपका रुख करेंगे शालिनी, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और खबर बता दें कि दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है AQI लेवल। कहां पर कितना AQI लेवल है आपको सबसे पहले बताते हैं। आनंद विहार का जहां पर 487 है AQI लेवल, अलीपुर में 474 यानी 474 है, अशोक विहार में करीबन 495 है AQI लेवल, आया नगर में 489 है, बवाना में 495 और द्वारका में 498, ITO में 472 और जहांगीरपुरी में 482, मुंडका में 495, यानी ये अपने गंभीर रूप से भी ज्यादा आगे बढ़ गया। हम सुमंत का रुख भी कर लेते हैं। सुमंत हमारे साथ है। सुमंत, देखिए अब ये AQI लेवल जो है वो 450 से ऊपर पहुंच चुका है, यानी गंभीर रूप से भी आगे बढ़ चुका है। क्या सरकार ग्रैफ 4 के अलावा भी कुछ और विचार कर रही है? कुछ और चीजें हैं जो सरकार लगातार जिस पर डिस्कशन कर रही है कि वो भी लागू की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम कहें कि दिल्ली में प्रदूषण का आपातकाल है तो ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं होगा। हालात इतने खराब है कि कहीं खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं और ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं, यानी स्मॉग की चादर में पूरी दिल्ली NCR आपको लिपटी हुई नजर आ रही है। देखिए सवाल यह है कि ग्रैब 4 सुबह 8 बजे से इंप्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कितना सक्सेस होगा, क्योंकि इससे पहले ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 वो भी लागू किया गया, तो ये देखना बड़ा एक चैलेंज होगा। हालांकि ग्रैब 4 में कई तरह की सख्ती है। जितने भी सरकार के जो काम हो, प्रोजेक्ट हो, चाहे रोड हो, हाईवे हो, तमाम निर्माण कार्यों पे देखिए रोक रहेंगे, गाड़ियों की आवाजाही पे भी प्रतिबंध रहेगी। लेकिन जिस तरह से सीवियर प्लस का ये जो कैटेगरी है AQI की, और सुबह 6 बजे अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली NCR में औसत AQI 481, यानी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने के जो पर्यावरण मंत्री हैं दोपहर 12 बजे एक बैठक भी बुलाई है और ये माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे यानी इस बैठक के बाद इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आएंगे और हो सकता है कि कुछ नए ऐलान भी किए जा सकते हैं, जिसमें से एक अहम यह है कि ऑड इवन पर भी सरकार फैसला ले सकती है, यानी कई तरह की प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हालात बिगड़ने पे ही सिस्टम क्यों जगता है। अगर ग्रैब 2, ग्रैब 3 के दौरान ही अगर सख्ती और लागू की जाती तो बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि स्थितियां जब हाथ से बाहर हुई हैं तो इस तरह के प्रतिबंध एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है दिल्ली में, क्योंकि हर साल हम यही स्थिति देखते हैं और हर साल ग्रैब के नियम लागू भी किए जाते हैं और प्रदूषण की हालत जस की तस बनी रहती है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात पीएम मोदी के ब्राजील दौरे की करेंगे। जी हां, ब्राजील दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ब्राजील में भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील में G20 समिट में होंगे शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा। तो G20 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ युद्ध से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी, वहीं दूसरी तरफ सदस्य देशों में जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उन पर भी बातचीत, उन पर भी चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। रियो डी जेनेरियो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारतीय मूल के तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी आज रियो डी जेनेरियो के में किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, एक बार हम उस पर भी गौर करें। भारतीय समय अनुसार बात करें तो पीएम मोदी शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक का G20 समिट के शुभारंभ में शामिल होंगे। भूख और गरीबी के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन का शुभारंभ होगा और शाम 7:30 बजे से भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई का प्रथम सत्र शुरू होगा। रात 10:45 से ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों का सुधार का दूसरा सत्र होगा जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। इसके बाद रात 12 बजे से रात 1:55 तक द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात
करेंगे। तो ये जो मीटिंग होनी है, द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग्स, इनकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि चीन के साथ जो बायलैटरल मीटिंग होगी या उनके साथ जो बैठक होगी उसमें क्या चर्चाएं होंगी। इसके अलावा देखिए, रूस यूक्रेन का बड़ा मुद्दा है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इन विषयों पर क्या बातचीत होगी, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें हैं। भारत युद्ध को लेकर हमेशा से अपना स्टैंड बहुत क्लियर और बहुत साफ रखता रहा है कि युद्ध नहीं बल्कि शांति की तरफ दुनिया को देखना चाहिए। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का दर्शकों को दिखाया। भूख और गरीबी को लेकर G20 में कई तरह की बैठकें होनी है, लेकिन भारत के इसमें क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, भारत का पक्ष क्या रहने वाला है, और जो ग्लोबल इशू है उस पर G20 का अपना एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि G20 के पिछले सम्मेलन में जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, तब सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही थी कि G20 को, जो कि एक आर्थिक मंच था जिसके जरिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था, उसे राजनीतिक मंच बना दिया गया था। लेकिन दिल्ली में जब G20 हुआ तो उसे फिर से उस उद्देश्य में लाया गया जिसके लिए G20 बना था। और अब इसके बाद जब ब्राजील में हो रहा है, तो ब्राजील में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं और वहां पर वो भारत का पक्ष रखेंगे। बात ये आ रही है कि अब ऐसी हालात में जब दुनिया में 3 वॉर जोन क्रिएट किए गए हैं, उस वक्त किस तरह से शांति भी लाई जाए और किस तरह से सप्लाई चेन को सुनिश्चित किया जाए, ताकि जो एजेंडे हमारे रखे गए गरीबी से लड़ने के लिए, या फिर करोड़ों लोग जिन तक युद्ध की वजह से अनाज नहीं पहुंचा, या फिर ग्लोबल साउथ को किस तरह से मुख्य धारा में लाया जा सके, या फिर जिस तरह से वेस्टर्न एजेंडा के तहत केवल जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कायम करने की कोशिश की गई थी, तो उससे अलग किस तरह के नैरेटिव को स्थापित किया जाए। तो इस तरह के तमाम एजेंडे में भारत का पक्ष प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। लेकिन अहम बात साथ में ये भी है कि न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां पर रहेंगे। तो ये एक और मौका हो सकता है जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात हो, और फिर जिस मुलाकात की शुरुआत कजान में हुई थी 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की, उसका एक कंटिन्यूएशन देखने को मिले, जिसका असर भारत और चीन के संबंधों पर सीधे और साफ तौर पर झलकेगा। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए मनीष। मनीष को आपने सुना, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल नाइजीरिया में भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबो के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की और भारतीय समुदाय से संवाद भी किया। बीते 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला नाइजीरिया देश का दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। और देखिए, पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको बता देते हैं। नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति एक बड़ा ही सुखद संयोग आपके लिए बना हुआ है। आप इस दौरान भारत आए, अपने बच्चों को भारत लाएं, और जो नाइजीरियन दोस्त भी है उनको भी साथ लाएं। आज का भारत सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास पर यकीन करता है। मैंने नाइजीरिया समेत अफ्रीका के फ्यूचर ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा है। पिछले 5 साल में ही हमने अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी शुरू की है। दुनिया में कोई भी मुश्किल आती है तो भारत विश्व बंधु के तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचता है। आपको कोरोना का समय याद होगा, उस समय दुनिया में कितना हाहाकार मचा था। हर देश वैक्सीन के लिए परेशान था, और संकट की उस घड़ी में भारत ने ठाना कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी जाएगी। और नाइजीरिया में मौजूद भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी की यात्रा पर क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं।
मैं और आज मोदी जी को सुन के रियली ऐसा लगा, वो कनेक्ट करते हैं, जब वो बोलते हैं तो आपसे कनेक्ट करते हैं। ही इज ए सुपरमैन। जितना मैं थकान फील कर रहा था मोदी जी को सुनने के बाद, उससे कहीं ज्यादा भी मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। थैंक यू मोदी जी फॉर कमिंग। मैं आभार हूँ यहाँ के हाई कमीशन का, जो उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया। यहाँ पर जो भी नाइजीरियन मुझे मिलते हैं, पूछते हैं आप भारत से हो, अरे आपके पास जो लीडर है मोदी, काश हमारे भी नेता वैसे होते। तो हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं जब आज हमने मोदी जी को सुना, उनकी एनर्जी को देखा, तो इट्स सच ए प्राउड मोमेंट कि हम भारतीय हैं। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं इंडियन गवर्नमेंट के, हमारे हाई कमिश्नर के और मोदी जी के, जो यहाँ पर आए, जिन्होंने हमें इतना सारा प्रोत्साहन दिया और हमारी जो है उसको बढ़ाया, एक फीलिंग को कि हम जो है इंडिया के लिए कुछ भी करके गुजर जाएं। मैं यहाँ 24 साल से रहती हूँ नाइजीरिया में। आज जैसा फीलिंग हमें कभी नहीं हुआ। हम बहुत 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 आभार प्रकट करते हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ आए, हमारे को इतना आशीर्वाद और इतना प्रोत्साहन देकर गए। वी आर रियली ग्रेटफुल। जय हिंद। बस मोदी जी आप नाइजीरिया आते रहिए, हम आपका ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे। जय मोदी। और अब खबर मणिपुर हिंसा को लेकर। मणिपुर में शांति बहाल को लेकर सरकार एक्शन में है। मणिपुर हिंसा पर आज गृह मंत्रालय में अमित शाह की अहम बैठक होने वाली है। गृह मंत्रालय के आला अफसरों के साथ दोपहर 12 बजे अमित शाह मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री की लगातार दूसरे दिन बैठक ये हो रही है। इससे पहले कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की थी। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपना महाराष्ट्र दौरा बीच में ही रद्द कर दिया था। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट लेने के लिए हमारे साथ अमोद राय भी जुड़ गए। अमोद, देखिए, एक बड़ी बैठक दोबारा से दूसरे दिन भी की जा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार कुछ बड़ा खाका या फिर बड़ा मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए सुमित, कल जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री ने अपना दौरा कैंसिल करके दिल्ली में आनंद फान में आकर और मणिपुर के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया, और उसके पहले उन्होंने सीआरपीएफ के डीजी को मणिपुर में भेजा और मणिपुर के जमीन पर सीआरपीएफ डीजी घूम रहे हैं और वहां के हर एक चीजों की जानकारी ले रहे हैं। आज गृह मंत्रालय में एक बहुत अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मणिपुर को लेकर कुछ और फैसले हो सकते हैं। मणिपुर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब बना हुआ है। जिस तरह से वहां मैतेई और कुकी समूहों में आपसी द्वेष घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है, और मैतेई समूह पिछले 3 दिनों से जिस तरह से राजधानी में लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, कल कई विधायकों के घर के सामने आग लगा दी गई, सीएम के घर के तरफ बढ़ने की कोशिश की गई। वहां एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी उत्पन्न हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कल कोर्नाड संगमा की पार्टी एनपीपी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर में बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी बागी रूप अख्तियार कर रहे हैं। तो कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ तो ये मामला नहीं बढ़ रहा है। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी और आगे के लिए रूपरेखा तैयार करके निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय इसमें सजगता के साथ कोई फैसले लेगी। बिल्कुल, देखिए अमोद, यही कहा जा रहा है कि सरकार अब पूरे एक्शन में है। कल भी गृह मंत्री ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की और आज भी एक बड़ी बैठक की जा रही है। तो आज थम जाएगा महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव प्रचार का शोर। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है। दूसरे चरण में झारखंड की 38 सीटों पर होगा मतदान। राहुल गांधी आज मुंबई में करेंगे मीडिया से बात। महाराष्ट्र में जेपी नड्डा और गडकरी की जनसभा। जी हां, तो आज खत्म होगा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को होना है मतदान। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 और झारखंड विधानसभा 2024 यहां होने हैं चुनाव, और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 20 तारीख को मतदान होना है। सभी 288 सीटों पर वोटिंग होनी है महाराष्ट्र में। वही झारखंड में 38 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग है। एक चरण का मतदान झारखंड में हो चुका है। तो इस तरीके से आज प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके साथ ही दोनों राज्यों में विधानसभा को लेकर मतदान की जो अंतिम चरण की तैयारियां हैं वो भी अब पूरी हो जाएंगी। सबको इंतजार रहेगा कि जनता आखिर इन दोनों राज्यों में क्या निर्णय लेती है। और वक्त हो गया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे खास शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ल मीरा भयंदर में है और मीरा भयंदर थाने जिले में आता है। थाने सीएम एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र भी है। क्या है मीरा भयंदर विधानसभा सीट का सियासी समीकरण, देखिए हमारा स्पेशल शो पोल खोल।
नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ और आज पोल खोलने हम पहुंच चुके हैं मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर। अब ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप जान लीजिए। 2019 में जब लोकसभा चुनाव में मोदी लहर देखने को मिली, उसका सीधा सीधा असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिला था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन तमाम लहरों को दरकिनार करते हुए मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। और हराया किसे था? हराया था उस वक्त के बीजेपी के विधायक को। अब 5 साल में महाराष्ट्र ने 2-2 सरकारें देखी। इन दोनों सरकारों को इस निर्दलीय उम्मीदवार का साथ भी मिला। अब इन तमाम बातों को गौर करने के बाद क्या एक बार फिर से निर्दलीय खड़े होने वाली उन्हीं उम्मीदवार यानी गीता जैन को जनता का साथ मिलेगा? जनता क्या सोच रही है उनके तमाम कदमों को लेकर? आइए जनता से ही पूछते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। मीरा रोड में इस बार जो इलेक्शन है, इलेक्शन में फाइट किसके बीच है सबसे ज्यादा? 3 जन हैं फाइट में। कौन कौन? मेहता जी है, मुजफ्फर भाई हैं और गीता जैन। गीता जैन पिछली बार जो जीती थी? हाँ, निर्दलीय थे ना वो तो? हाँ, विधायक वही थी ना। मीरा रोड की जो समस्या है इस एजुकेशन हेल्थ बहुत, क्योंकि मीरा रोड एक उभरता हुआ शहर है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है इसका। लेकिन यहाँ जो कमियाँ, यहाँ प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल और स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन जो होना चाहिए गवर्नमेंट के वो नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ है यहाँ का बच्चा पढ़ना चाहता है, सब कुछ है, स्कूल ना होने की वजह से वो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाता है जो कि बहुत महंगा हो जाता है। और हॉस्पिटल वाले भी कैसे हैं कि जो दवा लिखते हैं उनके बगल वाले मेडिकल पे ही मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार इस 2 डिपार्टमेंट में कहीं ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए। अभी क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट में कौन आ सकता है जो काम करेगा? कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया। एकनाथ शिंदे साहब जी अभी यहाँ के सीएम है, अगर वो कुछ यहाँ के अच्छा किए या नहीं किए, अगर मगर नहीं, सीधा आपके हिसाब से अच्छा किए या नहीं किए? नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत किया है, वैसा बोल नहीं सकते कि एकदम 100% मतलब पब्लिक के लिए एकदम बहुत अच्छा डेवलप कर दिया, तो वो चीज़ें नहीं कर भी नहीं सकते कि थोड़ा बहुत सर। ठीक है मैम, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं काशी मेरा। अच्छा, यहीं की हैं मतलब? मेरा रोड में। किस बात की मिठाई आप खिलाने जा रहे हैं आज? नहीं, मेरे बच्चों के लिए। ना कोई खास ओकेजन नहीं है, बस मुंह मीठा करना है। ऐसे बच्चे बोले मम्मी ले लो तो ले। वैसे एक बात बताइए कि बच्चे बोल रहे हैं तो आप खिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहले ये होता था कि भाई महीने का बजट देखा जाए, तो अभी जैसे बोल रहे हैं कि 1500 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं, लेकिन महीने का बजट थोड़ा बिगड़ भी रहा है। हाँ, तो बिगड़ रहे हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा हुआ है, तो बजट तो बिगड़ रहा है। जो मुझे तो नहीं मिला, मैंने कभी का फॉर्म भरा है, अभी तक नहीं आया है मेरा 1500 रुपये। किस वजह से नहीं आया पता नहीं। एक बार रिजेक्ट हुआ, मैंने वापस से भरा तो वापस से रिजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब सक्सेसफुली हुआ है। हाँ, लेकिन पैसा तो नहीं आया कौन से भी अकाउंट में। शिंदे सरकार ठीक है या उद्धव सरकार ठीक है? दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन? शिंदे सरकार ठीक है। शिंदे सरकार बचते हैं नाम लेने से। हाँ चलिए, मीठा आप कौन सा पैक करा रहे हैं? मैं ये बालू सही रहे। इधर बोलते हैं कि कुछ एक वो भी हुआ था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। मेरा रोड हाँ यहाँ हुआ था। उसका असर है चुनाव में? ये तो बोल नहीं सकता हूँ सर। सरकार किसकी आएगी ये बोल सकते हैं? देखो, डालने का किसी भी डाल सकते, लेकिन सरकार किसकी आएगी आप कैसे बता सकते हैं? बता तो नहीं पाएंगे, कोई भी आ सकता है इसमें, हार जीत तो किसी का भी हो सकता है। आनी किसकी चाहिए? एक इच्छा से उसी को तो डालता है इंसान। ऐसा थोड़ी कि इसकी नहीं आएगी इसको डाल देता हूँ। अभी ऐसा अपन बोल नहीं सकते ना, किसी पार्टी का नाम ले नहीं सकते। लेकिन कोई अच्छा कोई काम कर रहा होगा उसका नाम तो ले सकते हो भाई। क्रेडिट आप अच्छा काम करोगे और लोग आपका नाम ना ले तो गुस्सा आएगा ना। वैसे कोई अच्छा कर रहा है उसका नाम तो ले सकते हो, या बुरा करने वाले का नाम ले सकते हो? तो अभी सबका ज़्यादा तो मोदी का ही चल रहा है अभी। क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं? उनके हिसाब से देखा जाए तो महायुति, अगर महाराष्ट्र में अगर हिंदुत्व चाहिए तो उसके लिए महायुति का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदुत्व की बात देखा जाए तो उसके लिए महायुति का आना बहुत ही ज़रूरी है। कांग्रेस का आना मतलब हिंदुत्व पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन उधर भी तो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जब तक, बाला साहब ठाकरे जब तक थे तब तक उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का मतलब था। जब से बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ है तब से शिवसेना जो
पुरानी शिवसेना थी वो खत्म हो गई है। अभी चॉइस में मैं आपसे पूछूं, हु इज बेटर यहाँ पर? I don't know about Meera Road. About Maharashtra? About Maharashtra, I will say I could be. See, I see a work. I don't see a party. So people will disagree with me. Oh, this party is good. That party is good. But for me, I see performance. किसका अच्छा है? 2.5 साल का 2 का परफॉर्मेंस देख लिया। So मेरे हिसाब से तो देखो, मुझे तो बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। मीरा भाईंदर पर जब हम जा रहे हैं तो पहला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि यहाँ मीरा रोड का मतलब क्या है, ये नाम कैसे पड़ा है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 1985 में जब नगर परिषद बनाया गया, जिसे मीरा भाईंदर नगर परिषद का नाम दिया गया, तब 5 गांव, चूँकि ये पूरा इलाका गाँवों का इलाका था, तो 5 गाँव को एकीकृत किया गया और उसके बाद ये नगर परिषद रूप ले पाया है। उन 5 गाँव में एक गाँव का नाम मीरा गाँव था। उस गांव के नाम के आधार पर जो इलाका है उसे मीरा रोड कहा जाने लगा, क्योंकि ये रोड आपको मीरा गांव की ओर लेकर जाते थे। हम भी देखते हैं कि अब ये रोड हमें किस ओर लेकर जा रही है। मेरे हिसाब से सही काम तो सही हो, अभी जो भी सरकार में आएगा अभी वो काम तो कराएगा ही। मीरा रोड तो पहले से बेस्ट है, अभी भी किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे यहाँ पे अभी कुछ लोग आरोप लगाते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे है, जैसे कांग्रेस है, वो ये कहती है कि बीजेपी जो होती है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है। मीरा रोड में तो मैंने देखा कि दोनों तो कुछ नहीं, अभी तक तो देखने नहीं मिला है यहाँ पर ही। अब हिंदू मुस्लिम अपना खुद में झगड़ा करो और नेता लोग तो फ़ायदा उठाएगा। अब उन लोग का तो काम है फ़ायदा उठाने का ना। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और ये अभी जो वक्फ बोर्ड कानून के लिए आ रहा है उसमें लोगों को बोल रहे हैं कि मुसलमान उससे गुस्से में है, इस वजह से। कहाँ गुस्से में है? कोई गुस्से में नहीं है, वो तो पहले से चलते आ रहा है, वो तो रहेगा ही, है ना। अभी तो सरकार को उठाना ही है सब बात। अब कैसे बोल सकते हैं कि उसको बंद कराना, इसको कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। मतलब ये सरकार ठीक है आपके हिसाब से? अभी जो अभी देखिए काम करा रहा तो मेरे हिसाब से सही है। अब किसी को बुरा तो नहीं बोलता। ऐसा क्यों बोलते हैं कि यहाँ जो बीजेपी है वो कम्युनल ज़्यादा करना चाहती है माहौल को, ऐसा आरोप लगाते हैं ना? वही माहौल को ऐसा कुछ भी बात नहीं, हिंदुत्व की बात करती है, ये तो श्योर है, हिंदुत्व की बात करती है। तो उद्धव ठाकरे बोलते हैं हमारा हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, या कटेंगे। कहाँ दिखा? कांग्रेस के पास चले गए तो हिंदुत्व उनका खत्म हो गया ना। कांग्रेस तो हिंदू एंटी हिंदू है ना, तो कांग्रेस के पास चले गए तो हिंदू की बात वो करे ही ना करे। जो बटेगा वो कटेगा, बिल्कुल। कौन काटेगा? महाराष्ट्र कटेगा। ये सब तो अगर कोई भूखा है, मानो अब ये लोग मांग रहे हैं, इन लोग को धर्म से क्या लेना देना है? आप बताइए, इन लोग को धर्म से कोई लेना देना है? बात नहीं है मैडम, कांग्रेस ने हम नहीं, ये धर्म की बात है ही नहीं। कैसा आप नहीं समझ रहे हो? आप हमारे हिंदू में ही अलग कर रहे जाति को, समझ रहे ना बात को। वो धर्म की बात तो योगी जी ने बोला ही नहीं। अच्छा, ऐसे बाकी जाति में ना बांटे, ये बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बांटनी, हिंदू मुस्लिम में नहीं, लेकिन आपस में जातियों में ना बटे, ये बोल। हाँ बिल्कुल। और आपको क्या समझ में आया बटेगा तो कटेगा का मतलब? अभी जो नारा चले आ रहे हैं ना कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये एक ही जगह पे दोनों व्यू मुझे मिल गए। अच्छा ये लगा कि अपनी अपनी बात सब खुल के यहाँ रख रहे हैं। आप दोनों दोस्त यहीं रहते हैं मीरा रोड में? मैं रहता हूँ, हाँ मीरा रोड में रहता हूँ। कोई चेंज आया है मीरा रोड में 5 साल में? ऐसा तो कुछ आया नहीं है, अभी देखते हैं। मेट्रो तो बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ डेवलपमेंट चालू है, अच्छा हो रहा है। तो इस बार तो निष्पक्ष थी गीता जैन, आप लोगों के जो आमदार हैं। हाँ, इस बार उनके चांस हैं या कोई दूसरा है? उनका ही चांस लग रहा है। बैट्समैन है, उनका चिन्ह, यंग क्राउड को खींच रहे। अच्छी बात। अच्छी बैटिंग की उन्होंने 5 साल? हाँ की तो है अच्छी। मतलब यू वांट चेंज और नॉट? या आई वांट चेंज, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कौन है अभी उनका सबसे क्लोज कंटेंडर, कौन है या कौन उनको? मुजफ्फर हुसैन भी है, वो भी एक कड़क उम्मीदवार है, उनके भी अच्छे चांसेस है जीतने के। क्या नाम है आपका? साबेरा। साबेरा जी, यहाँ सवेरा हुआ नया जिसका सपना देखा है? हो गया, कुछ नहीं हुआ है, वही का वही है। जब वोट आती है
तो हमारे से वोट मांगते हैं और फिर दूसरे दिन वही का वही होता है। जैसे होता है ना कि अपन भाजी भी लेते हैं तो उसका भी एक सोच के लेते हैं कि ये तरकारी ऐसी सफ़ेद हरी अच्छी ही लेंगे ज़रूर, आपकी बात ये सच है। हम तरकारी पैसे देते, पैसे दे के हम तरकारी लेते तो जाहिर है अच्छी ही लेंगे। तो जैसे आप और मैं ब्लैक एंड वाइट अलग दिख रहे हैं ना, हाँ जी, वैसी नेताओं में भी नजर आ रहा है कोई कि बिल्कुल बिल्कुल वही नजर आ रहा है, साफ सफेद ही नजर आ रहे हैं। अब किसका नाम ले और किसका ना ले। जो अच्छा है उसका नाम लीजिए ना, उसको पता तो लगे, और जो बुरा है उससे भी पता लगे। हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए। अच्छा, क्यों? क्योंकि पहले कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उनका भी देख चुके, उनके बाद भाजपा भी आई है, जनता भी आई है, उनको भी देख चुके। सब में जरा कांग्रेस का रंग थोड़ा अच्छा लगा है, हो सकता है फिर से वही आए। देखते हैं वो आने के बाद कुछ बदलाव हो जाए। हिंदू मुस्लिम करेंगे तो एंड ऑफ द डे वो उसका इम्पैक्ट और किसी पे नहीं पड़ेगा। जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उन लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जो हम लोग फेस करते हैं, हमारे वर्क प्लेसेस पे फेस करते हैं, हमारे आसपास में फेस करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो लिविंग ना, हम लोग भी रह रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, आप अगर सब साथ में रह रहे हो तो आप सबको साथ में लेके चलो। आप ये मत बोलो कि भाई वो नेता जो है मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो वो अपने लोगों को आगे बढ़ाने की उसकी जिम्मेदारी है। अभी ओवैसी साहब है, ओवैसी साहब मेन क्या करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हम भी आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हैं ना, ठीक है। अभी देखो, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो चाहे ओवैसी हो, क्या बोल रहे हो? इधर आके बोलो। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की जनता को सिर्फ एक अच्छा राष्ट्र चाहिए। और चीज़ बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है, जो ओवैसी साहब को ये कह रहे हैं, तो जैसे कि योगी जी है ना, वो भी तो अपनी कास्ट को ऊपर बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को नीचे कर रहे हैं। तो सबको, हिंदू मुसलमान को एक नज़र से देखिए ना। वही हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, आप जैसे लोगों पे पड़ रहा है और मेरे जैसे लोगों पे पड़ रहा है। आप भी काम करते हो, मैं भी काम करता हूँ। ऐसा ठीक है क्या कि वो असदुद्दीन अपनी कास्ट को ऊंचे ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो मुसलमान तो ऊपर बढ़ना चाहिए। ये थोड़ी नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई धर्म नहीं है, इंसान एक ही है। खून काट को खून देखो एक ही निकलेगा ना। नेता मेरा और उसका कैसे हो जाता है? हिंदू और मुसलमान का नेता तो सबका होना चाहिए ना। नेता तो एक होना चाहिए ना, जो हिंदू का भी सोचे मुस्लिम का भी सोचे। ऐसा कोई है यहाँ पे जो हिंदू और मुसलमान दोनों की सोचते हैं? बहुत से हैं, पर सोच आदमी की बहुत गलत है आज की डेट में। शिंदे आए तो थोड़ा फर्क पड़ा है। क्या क्या चेंज आया है यहाँ पे? अभी मतलब चल रहा है, सबका देख रहे, मतलब एरिया वाइज वो कर रहे, जो बोल रहे किसी का वो कर रहे हैं। आपके लिए वो सही काम किए, फिर से आएंगे ऐसा लगता है? आएंगे तो लग रहे हैं। देखिए, चुनाव कहीं का भी हो, स्थिति कुछ भी हो, चाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और चर्चा बिना चाय के अधूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ? तो चाय का बहुत दम है जी, चाय की वजह से पूरा देश चल रहा है जी। समझे, देश की स्थितियों में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, लेकिन चल रहा है। जो आपके सिटिंग एमएलए हैं भाई, ये तो उस समय जीती थी जब 2019 में बीजेपी का दबदबा दिख रहा था, उस समय निर्दलीय जीती। अभी क्या लग रहा है कि इनका मामला फंसा हुआ है या क्लीन एकदम निकल जाएंगे? क्लीन बोल्ड है, उन्होंने बहुत पक्षपात किया। बीते 2 चुनाव में महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं या कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, वो तो छाप नहीं छोड़ पाए थे। 2014 में बीजेपी के जो अभी कैंडिडेट हैं वो जीते, 2019 में निर्दलीय जीत गए। उस समय भी अभी के जो हैं वो कहीं 3 में भी नहीं। अभी जीतेंगे। ऐसा क्यों? अभी जोर मार रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ तो होगा कि अभी जीतना है? अभी जीतना, हर हाल में जीतना है। क्या गठबंधन की वजह से? गठबंधन की वजह से। अभी शिवसेना भी साथ में, उदय साहब भी साथ में, ये सब साथ में। अभी 100% ये सीट निकलेगी कांग्रेस। अच्छा, ये जो शिवसेना साथ आई है, तो मुसलमान होने के नाते आप लोग कैसे उसको देखते हैं कि शिवसेना को तो हिंदूवादी बोलते हैं ना? नहीं, कोई हिंदूवादी नहीं। उदय ठाकरे अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। अगर अब तक रहते तो वो हिंदुस्तान का नंबर 1 मुख्यमंत्री रहते थे। कोई पक्षपात नहीं, सबको लेके चलने वाले हो। तो इस बार उद्धव ठाकरे मजबूत हुए, कमजोर हुए, पार्टी टूट है? टनाटन है। ये जो भाषण दिया ना भाजपा, कटेगा तो बटेगा, ये क्या भाषा है? भाषा ये क्या है? कहने का मतलब क्या है? ये किसके ऊपर है? ये मुसलमानों के ऊपर है। ये जो बोल रहे थे, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सही बोल रहे हैं? नहीं, इनकी बात हमारे सब सहमत नहीं भाई। नहीं है? क्या लगता है फिर आपको? लगने को क्या, अभी कैंडिडेट तो बेहतर तो मुजफ्फर हुसैन है ही है। यहाँ से ऐसे कुछ बातें हैं, साफ सुथरे छपके हैं। पब्लिक के ऊपर है,
तो पब्लिक में आप भी तो हैं, आपको कौन ज्यादा साफ सुथरी छवि लग रही है उनसे? नहीं, साफ सुथरे, मुजफ्फरपुर से साफ सुथरी छवि क्यों? तो ये थी आज की तस्वीर मीरा भायंदर विधानसभा सीट से, जहां लगभग हर मुद्दे में हमने जनता की राय लेने की कोशिश की और जनता ने जी खोल कर बोला है। और जाहिर तौर पर नेताओं की पोल खोलते हुए जनता नजर आई है और ये पब्लिक है जो अब सब जानती है कि कौन से मुद्दे चुनाव में उछाले जाते हैं, किस मुद्दे से न सिर्फ उनका बल्कि पूरे इलाके का, मुंबई का, महाराष्ट्र का फायदा हो सकता है। बहरहाल आज की खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपसे कल फिर किसी मुंबई की नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।